हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में, इससे पहले हमने चिकनगुनिया और चिकनगुनिया डेंगू फैमिली का होता है, सेम लक्षण भी होते हैं, मैंने आपको चित्र के माध्यम से सिखाया था। और उसी के साथ साथ एलर्जी सिखाया था आपको, इंटरफेरान सिखाया था, जो स्वयं ही संक्रमित कोशिकाओं से जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन साबित होता है, उसी से एलर्जी जो है इंटरफेरान बनाया जाता है, जो कोशिका के अंदर विषाणु के गुणन को रोकता है, इसीलिए इसको इंटरफेरान कहा जाता है। ठीक है। और इंटरफेरान के बारे में आपको कैंसर भी पढ़ाया हुआ है, चित्र के माध्यम से हमारे वीडियो पहुंच चुके हैं आपके पास। आज के लिए हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है हमारा स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा पट्टी। हालांकि स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा लगभग में सेम होते हैं, क्योंकि उसमें भी जुकाम होता है और इसमें भी जुकाम होता है, लेकिन स्वाइन फ्लू जो होता है या विषाणु जनित रोग होता है, H1N1 कौन सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लूटिन होता है, ग्लूटिनिन। ठीक है। टाइप एंड, इसका H1 का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन, टाइप एंड न्यूरामाइनिडेस। ठीक है। हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको इतना याद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्वाइन फ्लू में पाया जाने वाला विषाणु होता है H1N2 H2N2 और ऐसा क्या आता है वहाँ पे H1N1 वाला ही टिक आपको कहना है। ये क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो H1N1 विराट जो होता है वो स्वाइन फ्लू का होता है। फिर क्या होता है कि यह संक्रमण किसमें होता है? सुअरों में श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। ये सुअर में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है। उनके श्वसन तंत्र जो होता है, सांस लेना उन्हें मुश्किल पड़ता है, जिससे उनमें कफ और बलगम बन जाता है। जब उनमें कफ और बलगम बनेगा तो वो कफ और बलगम नीचे गिरेगा, जो उसके पास जो लोग रहेंगे, उसको सेवा करने वाले, देख रेख करने वाले, तो उनके अंदर भी इसके वायरस चले जाते हैं, जो कफ के साथ साथ सांस के माध्यम से मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। एक बार समझिएगा, संक्रमण के लिए इसका सुअर होता है, यह सुअर के कफ और बलगम में बनता है, श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, कफ और बलगम में बनता है, जो कफ और बलगम के साथ साथ क्या करता है? सांस के माध्यम से मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। अच्छा, इसके लक्षण क्या? लक्षण तो सेम ही होंगे, जब लेवल सेम है तो लक्षण भी सेम होंगे। तो स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या होते हैं कि पहली बात तो रोगी को 100 डिग्री तक या उससे अधिक बुखार रहता है, बुखार आना, कपकपी लगना, सिर दर्द होना, कफ बनना, भूख कम लगना, ये सब इसके लक्षण है। बुखार आना, कपकपी लगना, सर दर्द, ठीक है, भूख कम लगना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। रोकथाम का कोई विशेष ऑप्शन है नहीं, टीकाकरण कराया जाए। और 2 औषधियाँ होती है, एक होती है रेलेंजा, एक टेमीफ्लू। टेमीफ्लू रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेमीफ्लू और रेलेंजा, टेमीफ्लू औषधि दी जाती है, ऐसे आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो स्वाइन फ्लू में टेमीफ्लू, फ्लू यहाँ भी है, फ्लू वहाँ भी है, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है। स्वाइन फ्लू में टेमीफ्लू औषधि और रेलेंजा नामक 2 औषधियाँ दी जाती है। ठीक है। मैंने आपको बता दी सुअरों से होता है, H1N1 विषाणु के संक्रमण से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाद बाकी हम देखते हैं, अगर बाई चांस चित्र के माध्यम से लक्षण वगैरह क्लियर हो पाते हैं तो वो भी हम आपके पहले क्लियर करवा देते हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू देखो क्या होता है। स्वाइन फ्लू सुअर से होता है। हाँ, उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। ये होता है स्वाइन फ्लू, किस में होता है? सुअरों में होता है, और सुअर में कफ और बलगम के माध्यम से होता है। कफ कोच और बलगम के माध्यम से होता है सुअर में। कौन सा फिगर आपको दिखाया जाए? देखो, स्वाइन फ्लू ये, हालांकि यहाँ पे हम आपको 2-3 फिगर दिखाने वाले हैं। स्वाइन फ्लू जो होता है, अलग दिख भी रहे होंगे आपको, देखो इस तरीके से। इस स्वाइन फ्लू जो होता है, इसका प्राथमिक पोषक सुअर होते हैं। प्राथमिक पोषक कौन होता है इसका? प्राथमिक पोषक इसके सुअर होते हैं, या इस टाइप से। स्वाइन फ्लू का प्राथमिक पोषक कौन होता है? सुअर होता है। देखो दिख रहा होगा आपको। इसके प्राथमिक, स्वाइन फ्लू के प्राथमिक पोषक जो है सुअर होते हैं। ये यहाँ से सबसे पहले किस में जाएगा? सुअर को जो है, सुअर की श्वासनाल संक्रमित होगी, और श्वासनाल संक्रमित होने से क्या होगा कि उसको कफ बनेगा, बलगम बनेगा, फिर वो खांसेगा, छींकेगा, और वो बलगम जो है जमीन में गिरेगा, और वो अगर मनुष्य के स्पर्श कर गया तो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये होता है स्वाइन फ्लू का लक्षण, यही मैंने आपको बताया हुआ है हालांकि अभी। और उसके बाद में
ये पहुंचता कैसे मनुष्य में, जैसे मनुष्य जब उसका देख रेख करता है तो वो क्या करेगा, N1 H1 वायरस जो होता है कैसे पहुंचता है उसके अंदर, देखिएगा जरा। जब मनुष्य क्या करता है कि सूअरों को जब फीडिंग करता है, जब खाना खिलाता है, भोजन खिलाता है, तो वो उनको हाथ से भी टच करेगा, उनको हाथ से भी टच करेगा। और हाथ से टच करने पर क्या होगा कि उनके कफ और बलगम जो होते हैं उसके शरीर में चले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, उसका हाई टेम्परेचर, बुखार आ जाएगा, जुकाम हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। इतनी बीमारी में भूख कहाँ लगने वाली है। तो ये होता है हमारा स्वाइन फ्लू। आप देख रहे होंगे स्वाइन फ्लू जो जांच की जा रही है, ये जो पिक्स सुअर से है, ठीक है, सुअर में स्वाइन फ्लू पाया जाता है। स्वाइन फ्लू वायरस जो होता है सुअरों में पाया जाता है। और बर्ड फ्लू जो होता है वो चिड़ियों में, मुर्गी वगैरह है इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये स्वाइन फ्लू ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा आपको, बहुत सरल सा पॉइंट है इसके। ये रहा स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो देखना जरा कि स्वाइन फ्लू जो होता है, मैंने हालांकि समझने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत सरल था। क्रोम क्रोम कहाँ गया, यहाँ पे होगा शायद। हाँ, तो फिर हम बात कर रहे हैं, तो स्वाइन फ्लू क्या होता है, जरा एक बार देखना। N1 H1 विषाणु द्वारा होता है और संक्रमण सूअरों से होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, उसमें कफ और बलगम बनता है, जो कफ के साथ साथ श्वास के माध्यम से मनुष्य में चला जाता है। इसमें 100 डिग्री तक है, उससे अधिक भी बुखार आ जाता है, कभी कभी के सिर दर्द और कफ बनता है, भूख कम लगती है, टीकाकरण होता है। और रेलेंजा और टेमी फ्लू 2 औषधियाँ होती है। ये हमारा हो गया स्वाइन फ्लू। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर आया, कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपको सीखने हैं। SBT होता है, SGPT होता है, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अभी आगे अब इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। एंजाइम्ड, एलिसा टेस्ट क्या होता है, किसका, एड्स के लिए होता है। एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेज है, क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेज है, एंजाइम लिंक्ड एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज। SBT का मतलब होता है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। SBT टेस्ट किसमें होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 पदार्थ होते हैं जो पीलिया में पाए जाते हैं, हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, ये हमारे ब्लड में चला जाता है, इसीलिए शरीर पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पीलिया के लिए होता है, हिपेटाइटिस के लिए, हिपेटाइटिस, अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिपेटाइटिस में होता है सीरम, ठीक है। SGPT हो गया और ये सब, ठीक है। अगला इन्फ्लुएंजा मैंने बताया था, स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा लगभग में बात वही है, लगभग लेवल भी थोड़ा थोड़ा सेम होते हैं, वहाँ भी जुकाम होता है, यहाँ भी जुकाम होता है। इन्फ्लुएंजा को केवल फ्लू कहा करते हैं। संक्रामक श्वसन रोग होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, किसी विषाणु जनित बीमारी है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित बीमारी है और यह वायरस हवा में छींकने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण में बुखार होगा, गले में खराश होगी, खांसी होगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ये सब कारण इन्फ्लुएंजा में। जुकाम हो बहुत है, सर दर्द होता है, मांसपेशियों पूरा शरीर थका थका रहता है, तो इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इससे बचने के लिए क्या करना है, हर साल इन्फ्लुएंजा के टीके लगवाए जाते हैं। इसके अलावा बातों का भी, निम्न बातों का भी, कौन कौन सी बातें होती हैं कि अपने कौन कौन सी औषधियों से, कौन कौन से इसके वो होने चाहिए। इसमें हाथों को अक्सर जो है पानी से, सावधानियां जो होती हैं, सावधानियां सबकी जो है लगभग में जितने भी हमारे वायरस जनित रोग हैं इनमें सबकी सावधानियां सेम होती हैं। क्या करना है हमारे पास कि हाथों को अक्सर साबुन, पानी या हैंड सैनिटाइजर से धोना चाहिए। फ्लू के मौसम में भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए। अगर आप भीड़ भाड़ में जाते हैं तो आप, कोई भी संक्रमित है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। खांसते या छींकते समय अपनी नाक या मुंह को कवर कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, ठीक है। अच्छे इसके लक्षण क्या होंगे, लक्षण हालांकि मैं बता दिया हूँ, सेम है जैसे हमारा स्वाइन फ्लू है, सेम ही है बनता है। हालांकि इसमें गले में खराश बढ़ जाती है, खांसी है, सिर दर्द है, बुखार है, मांसपेशियों में दर्द, नाक का बहना, ये सब बीमारी महसूस होना, बीमार रहते हुए महसूस होना, बीमारी फील करना, ये सब किसका होता है, ये हमारा इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंजा जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, इसको हम लोग सामान्य भाषा में जुकाम कह सकते हैं, जुकाम बुखार वगैरह ये सब इसी का लेवल है। तो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है देखना जरा, इन्फ्लुएंजा जो होता है
इसके भी लक्षण तो लोगों में सेम ही होते, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इसका वायरस इस टाइप का होता है। इसका वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस दिया गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें क्या होता है, श्वास के माध्यम से, देखिएगा जरा कि इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं। सिम्टम्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक वही लेवल होगा। ये वायरस होता है, दिख रहा होगा ना, ये वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस। एनाटॉमी दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें लिपिड होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन पड़े, ये आरएनए खंड होते हैं, एक माला जैसी संरचना होती है, हीमोग्लोटिनिन होता है, ठीक है। और इसके ओपन हुआ ना, हाँ हो गया ओपन। तो देखिए जरा, लक्षण सेम वही है, सर दर्द वगैरह है, यही सब लक्षण होते, कोई विशेष लक्षण नहीं है इसके। तो देखिए जरा, ये है लक्षण। क्या होगा, फीवर होगा। जरा देखिएगा इन्फ्लुएंजा के लक्षण कौन कौन से होते हैं, कि अभी मैंने बताया फीवर होता है बच्चे को। फीवर पर मसल्स, मांसपेशियों में दर्द होगा, पूरे शरीर में ऐंठन होगी, जोड़ों में दर्द होगा, चिल्स होगा, चिल्स में ठंड लगना, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, रेंटिस होगा, छींकें आएंगी, कच कफ बनेगा, और वीकनेस, कमजोरी फील होगी। डायरिया भी बन सकती है बच्चे, दस्त भी आ सकते हैं, ठीक है, डायरिया भी बन सकता है। वॉमिटिंग तो जाहिर सी बात, उल्टी आना है, फैंटिंग, बेहोश हो जाना, शॉर्ट थ्रोट, गला रुध जाना, हेडेक, सर दर्द होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के ये सब सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स के से ये सब होते हैं, ठीक है ये। और उसके बाद में वायरस आपने पढ़ ही लिया है। तो इन्फ्लुएंजा लगभग में हमारा कौन सी वायरस, किस वायरस के समान होता है, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के समान ही लगभग में ये इन्फ्लुएंजा वायरस आपको दिख रहा होगा। इसमें भी जुकाम वगैरह हो जाता है, ये इन्फ्लुएंजा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आते हैं, अगले खंड में हम चलते हैं। दूसरा इन्फ्लुएंजा के बाद है, इन्फ्लुएंजा के बाद फिर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है मलेरिया। मलेरिया हालांकि मैंने भी पढ़ा हुआ है, मलेरिया प्लाज्मोडियम मच्छर जो परजीवी के बारे में मैंने भी पढ़ा हुआ था, और आज हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया क्या होता है, एक गंभीर बीमारी होती है जो छोटे छोटे, मलेरिया कैसी होती है, गंभीर बीमारी होती है जो छोटे परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर से काटने से फैलती है। किसके द्वारा फैलती है, प्लाज्मोडियम इसके परजीवी का नाम है, और मादा एनाफिलीज जिसकी वाहक होती है। मच्छर मादा एनाफिलीज जो होती है भूरे रंग की होती है, हल्की मादा एनाफिलीज आपने देखी है, मलेरिया परजीवी का जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो आपने देखा। डेंगू जो होता है वो हल्के लाल, सफेद और काले धब्बों वाला होता है डेंगू, ठीक है। लेकिन जो मादा एनाफिलीज होती है वो एनाफिलीज वो ब्राउन कलर की होती है। कैसे रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। एनाफिलीज जो है भूरे रंग की होती है, और ये इसकी मच्छरों की पहचान होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एनाफिलीज है, आप देख रहे हैं, ये है मादा एनाफिलीज। ये यहाँ देखिएगा, एक कमज़ोर एनाफिलीज हो गई, ये एनाफिलीज हो गई थी। डेंगू जो होता है वो ये जब दूध ब्लड पी लेता है, पीने के बाद ब्लड चूसने के बाद ऐसा होता है, लेकिन डेंगू हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है। ये मादा एनाफिलीज भूरे भूरे रंग की होती है, इसमें ये एनाफिलीज मादा है, ठीक है। ये देख रहे होंगे, ये डेंगू वायरस है। ये कौन सा है, हालांकि इन्होंने मलेरिया में एडीज मच्छर, ये देखो लगा दिया है एडीज मच्छर, इसका एनाफिलीज का नहीं है, किसका, डेंगू का मच्छर है। डेंगू एनाफिलीज का डिफरेंस आपको देखना हो तो आप बेहतर समझ सकते हैं। देखो ये एनाफिलीज ब्राउन कलर की हो गई, और एडीज मच्छर कैसा हो गया, एडीज मच्छर ऐसा होता है, काला सफ़ेद धब्बे वाला होता है, ठीक है। एडीज मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर है। तो ये मादा एनाफिलीज से फैलता है, किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ये रही एनाफिलीज, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, आगे हम इस पर बात कर रहे हैं। तो मलेरिया जो मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। जब यह मच्छर काटता है तो मच्छर आपके रक्त प्रवाह में मलेरिया परजीवी को इंजेक्ट करता है, मलेरिया को आपके बॉडी में पहुंचाएगा। फिर उसके कारण जो होता है, मलेरिया परजीवियों के कारण होता है, ना कि किसी वायरस या किसी प्रकार के बैक्टीरिया। यह रोग जो होता है केवल मलेरिया परजीवी से ही होता है,
किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है, इसका परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया नामक घातक बीमारी होती है। मैंने आपको शुरू में ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मलेरिया के बारे में। स्टार्टिंग में हम लोग जो मलेरिया पढ़े थे, यहाँ कहीं पर था, बस आ गया मलेरिया, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये 2 अवस्थाएं होती हैं इसकी। संक्रमण इसका पहले मानव में होगा, मानव में होगा तब क्या होगा, ये एक स्पोरोजाइट्स के रूप में होता है। जब मच्छर काटता है तो ये स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो मानव के ब्लड में चले जाते हैं। वहाँ को ब्लड कोशिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में जो है ये संक्रमण एकदम आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं उनमें, और वो ब्लास्ट हो जाती हैं। उनके फटने से ये अपना वहीं पर गुड़न शुरू कर देते हैं। वैशाली हीमोजॉइन नामक स्रावित करती हैं। इसी की वजह से बहुत भयंकर सर्दी लगती है, ठिठुरन होती है, और यहाँ वृद्धि करके मीरोजाइट्स बनाती है। मीरोजाइट्स अवस्था इसकी जनन अवस्था कहलाती है। फिर जब वो मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो मीरोजाइट्स उसके अंदर आके फिर बहुत सारा जनन करते हैं, फिर बहुत से स्पोरोजाइट्स बनाएंगे। फिर वो मच्छर जब स्वस्थ आदमी काटेगा तो स्पोरोजाइट्स अंदर जाएंगे, फिर उस आदमी के अंदर वो फिर वृद्धि करेंगे कंडीशन से, यानी लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। मनुष्य मच्छर और मच्छर से मनुष्य, इसी के बीच इसका परजीवी घूमता रहता है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मलेरिया परजीवी क्या करता है। जरा देखिएगा कि ये हालांकि घातक बीमारी से हम कह सकते हैं, घातक, बहुत ही घातक बीमारी होती है मलेरिया। एक गंभीर बीमारी तो छोटे परजीवी प्लाज्मोडियम से होती है जो मैदा एनोफिलीज के काटने से फैलता है। मच्छर आपके रक्त प्रवाह में मलेरिया परजीवी इंजेक्ट करता है, किसके रूप में, स्पोरोजाइट्स के रूप में, और फिर परजीवी के कारण होता है ये, न कि वायरस के कारण। यदि इसका उपचार न किया जाए तो मलेरिया गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकती है, जैसे दौरे पड़ना। मलेरिया बहुत घातक है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, दौरे पड़ने लगेंगे, मस्तिष्क क्षति होगी, सांस लेने में परेशानी, अंग हो सकता है कोई अंग विकृत हो जाए, फालिस सा मार जाएगा अंग में, ठीक है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत घातक होते भी इसके प्रकार हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बेहतर समझ में आएगा। ये बहुत ही घातक भी होती है, इसकी कई क्वालिटियाँ होती हैं, कई इसके लेवल होते हैं, तो वहाँ पर ये घातक भी हुआ करती है। फिर आगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे मलेरिया परजीवी, इसके कई क्वालिटियाँ भी होती हैं। देखिए ज़रा, तो फिर क्या होता है, उसके बाद इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो इसके लक्षण जो होते हैं वो देखिए ज़रा, मलेरिया के संकेत आप कैसे पता लग जाएगा कि मलेरिया कैसा है, ठीक है, कैसे मलेरिया है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब बुखार आपको आएगा तो बहुत सारी ठंड लगेगी, पहले ठंड लगेगी फिर बुखार आएगा, इसकी खासियत होती है, और फिर धीरे धीरे बुखार उतरेगा तो बहुत सारा पसीना आएगा, ये इसका प्रोसेस होता है। सामान्य ठंड लगना, सामान्य असुविधा की भावना, ऐसी फीलिंग होगी कि बेकार असुविधा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, सिर दर्द, उल्टी है, दस्त है, पेट दर्द है, मांसपेशियाँ एवं जोड़ों में दर्द है, थकान है, तेजी से सांस लेना, तेज हृदय गति, खांसी, ये सब प्रोसेस में मलेरिया में होते हैं। खांसी वगैरह, ये जुकाम वगैरह, ये भी चीज़ें मलेरिया में हो सकती हैं, ठीक है। जैसे जैसे मलेरिया की स्थिति बदतर होती जाती है, या एनीमिया का रूप, एनीमिया का मतलब पूरा रक्त खत्म हो जाएगा, ब्लड, इसीलिए अगर किसी को 4 से 8 दिन में तक मलेरिया अगर हो जाता है तो भी ये लगेगा बिल्कुल सूख गया व्यक्ति, ब्लड है ही नहीं उसके शरीर, पीला पीला हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया है, पीलिया है, त्वचा रोग, आंखों में सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, ये आंखों का जो सफ़ेद भाग होता है पीला पड़ा है, बिल्कुल लगेगा पीलिया हो गया है। मलेरिया भी पीलिया पैदा कर सकता है, ठीक है। मलेरिया का सबसे गंभीर रूप जो कोमा तक ले जा सकता है, सेरेब्रल में मलेरिया कहलाता है, सेरेब्रल में मस्तिष्क होता है, सेरेब्रल मलेरिया कहलाता है, सबसे घातक लक्षण होता है जो कोमा में व्यक्ति को पहुंचा देता है। यह इस प्रकार का बच्चों में होने से उनकी मौत लगभग 15% और वयस्कों में 20% तक लोगों की मौत हो जाती है। मलेरिया सबसे घातक होता है, सेरेब्रल मलेरिया जो होता है सबसे घातक होता है। ये डायरेक्ट मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है। बच्चे 15% तक इससे मर जाते हैं और 20% मनुष्य, यानी कहें तो जितने मलेरिया से पीड़ित लोग मरते हैं तो अक्सर ये वाला का लक्षण होता है। औषधि होती है, एटोक्विनोन होती है, एटोक्विनोन होती, क्लोरोक्विनोन इसकी मोस्ट है, ठीक है। कुनेन शुरुआत में अभी आपने इंडिगो टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ पे गांधी जी कुनेन बंटवाते थे, ठीक है। कुनेन सिनकोना की छाल से बनती है, मलेरिया की दवाई है। एटोक्लोरोक्विन, क्विनैन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, प्रमाइसिन, जो याद रहे 1-2 आप लिख देना, ठीक है, ये तो जरूरी है। मैफ्लोक्विन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, कुनेन हो गया, एटोक्विनोन हो गया, ये सब खास है। इसके रोकथाम का मतलब एक ही बात है, मच्छर है तो मच्छर रोकना चाहिए। खुली त्वचा पर DDT युक्त मच्छर निरोधक लगाएं, ठीक है। बिस्तरों पर मच्छरदानी लगाएं,
बिस्तरों पर मच्छरदानी हो, खिड़की दरवाजे जालियां बंद होनी चाहिए, कपड़े मच्छरदानी टेंट स्लीपिंग बैग और कपड़ों को परमेफ्रिन, ये क्या होता है परमेथ्रिन होता है, ये परमेथ्रिन से विसंक्रमित हो जाते हैं, कोई परजीवी वगैरह है तो वो भी मर जाता है उससे, ठीक है। अपनी त्वचा को ढकने के लिए लंबी पैंट और लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनने चाहिए, ये हमारा मलेरिया होता है। हम इसके बारे सिम्टम्स के बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में भी आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे होता है मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने मच्छर तो बता ही दिया है, ब्राउन कलर का होता है। निमोनिया, मलेरिया हम लोग सब पढ़ चुके हैं। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, कोशिश तो हम यही किए हुए हैं। ये देखो, ये जो मलेरिया ब्राउन परजीवी आपने देख लिया है, ब्राउन परजीवी होता है, इसके अंदर इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। वो होते हैं क्या नाम इसके, मलेरिया की जो है परजीवी जो होते हैं इस टाइप के होते हैं। ये है, ये हमारा मादा एनाफिली जो होती है, मेरा जब ये मनुष्य को काटती है तो उसके अंदर शरीर में ये इस तरीके से स्पोरोजाइट्स जाते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, ये स्पोरोजाइट्स के अंडे हो गए, स्पोरोजाइट्स होते हैं। फिर ये वहाँ वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के बाद ये क्या बनाते हैं, मीरोजाइट्स बनाते हैं। और मीरोजाइट्स क्या करता है, वो मच्छर के अंदर पहुँचता है, फिर वहाँ जनन करता है, स्पोरोजाइट्स बना देता है। तो ये प्रोसेस इनका लगातार चलता रहता है। ये मलेरिया परजीवी की बात हो रही थी, जिसके हम अभी मलेरिया की बात करें। इसके परजीवी हम लोग पढ़े भी हैं, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ये देख रहे होंगे ना, इसका जीवन चक्र भी हम लोग चित्र के माध्यम से सीखे थे। बहुत आसान था। पहले ये मच्छर मनुष्य को काटेगा और उसके बाद फिर ये उसमें वृद्धि करेगा। जैसे हमने अभी प्लाज्मोडियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, प्लाज्मोडियम पढ़ा था, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र ये देखा था आपने। हम उस दिन जो है आपको जो दिखाए थे, जो समझाए थे, वो हमारा कौन सा था, ऐसा ही कोई चित्र था शायद, ये था ये था, ये था। देखिए जो उस दिन आपको जो दिखाए थे ये वाला हमारा चित्र था कि सबसे पहले क्या होगा। अब जरा एक बार इसको देखना, एक बार गौर करिएगा इस पर। देखो आप उस दिन हम अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम दिखाए थे, हालांकि एक बार फिर इसको बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको कैसे कि क्या होता है इसमें। जरा देखना एक बार कि सबसे पहले ये मच्छर, जब मच्छर जो होता है दूसरे मनुष्य को काटता है, यहाँ देखिएगा जरा, अब दिखाई देगा। जब सबसे पहले मच्छर क्या करेगा, दूसरे मनुष्य को काटेगा, किसी को, ये है, आजा भाई इधर ही आजा। हाँ तो देखिएगा जरा कि सबसे पहले क्या होगा कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। जैसे मच्छर एक संक्रमित हो गया, पहले क्या हुआ कि मच्छर के अंदर क्या होता है, मीरोजाइट्स होती है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है स्पोरोजाइट्स, स्पोरोजाइट्स में दोबारा इसको समझा रहा हूँ, और एक होती है मीरोजाइट्स। तो मीरोजाइट्स जो होती है जनन अवस्था होती है, जनन अवस्था होती है। मीरोजाइट्स कौन सी होती है, जनन अवस्था होती है। ये इसका बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चे इसके मार सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मच्छर जब काटेगा तो मच्छर के अंदर होते हैं स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स उस आदमी के रक्त में जाएंगे, फिर रक्त में आने के बाद परजीवी द्वारा व्यक्ति के यकृत में वो चले जाते हैं, और यकृत में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जनन करते हैं। यकृत में जाने के बाद ये ब्लड कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, और फिर उसकी मानव की जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं, हीमोग्लोबिन जो होते हैं कोशिका, रक्त कोशिकाएं, उनको तोड़ देते हैं। उनको तोड़ने के बाद में वहाँ से एक हीमोजाइनिन नामक विषालु पदार्थ उत्पन्न होता है, और उसके साथ साथ फिर ये क्या करते हैं, वहाँ पे मीसोजाइट्स बनाते हैं, और फिर मनुष्य फिर मच्छर में जाते हैं, और मीसोजाइट्स के रूप में वहाँ से फिर मीरोजाइट्स के रूप में फिर टूटते हैं, और फिर स्पोरोजाइट बनाते हैं मनुष्य में। यानी कि ना मच्छर से मनुष्य और मनुष्य से मच्छर, इनका प्रोसेस लगातार यही चलता रहता है। ये हमारा मलेरिया परजीवी होता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं तो मैंने अभी आपको बता भी दिए हैं। मलेरिया में दस्त भी आ सकता है, और बुखार आएगा कब कभी। मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं,
इसमें सिम्टम्स इसके क्या होते हैं साथ दिए गए होंगे, नहीं मिलेगा सिम्टम्स। सिम्टम्स ये रहा मलेरिया के सिम्टम्स, ये रहे। ये कई चीज़ों पर प्रभावी भी हो सकता है, कई हमारे अंगों को प्रभावित भी कर सकता है। मलेरिया बहुत ही घातक होता है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक बार देखना इसको। ये रहे कि सबसे पहले क्या होगा, इसमें हेडेक भी हो सकता है, फैटिग भी हो सकता है, नेसिया माने नाक बह सकती है, आपकी नाक भी बह सकती है, चीज सर्दी लग सकती है, फीवर आ सकता है, मसल्स भी दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग भी आ सकती है। जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं कुछ कुछ इसमें मैच करते हैं। और बाद बाकी मलेरिया में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मलेरिया में ध्यान रखिएगा बुखार तेज आता है, और ये इससे व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। किसमें जा सकता है, कोमा में भी व्यक्ति जा सकता है। बहुत ही घातक होती है मलेरिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। मलेरिया के बाद है अगला प्रश्न हमारा है प्रतिरक्षी अणु पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, सबसे पहले ये समझिएगा। तो प्रतिरक्षी अणु हमारे शरीर में क्या करता है, प्रतिरक्षी अणु देखिएगा जरा, हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं। हमने बताया कि हमारे शरीर में दो पहलवान होते हैं, एक T4 होता है, एक TH होता है। तो इन पहलवानों को ही प्रतिरक्षी अणु कहा जाता है। हमारे जो शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर में विषाणुओं के संक्रमण से लड़ने के लिए, बीमारियों से संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाए, प्रोटीन सुरक्षात्मक जो प्रोटीन बनाया जाता है उसी को प्रतिरक्षी अणु कहते हैं। इसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन हो गया, इम्यूनो माना सुरक्षात्मक, ठीक है, IG कहते हैं। और प्रतिरक्षी अणु बाई के आकार का होता है। कैसा होता है, बाई के आकार का। इसकी संरचना चार संरचनात्मक इकाइयों से बनी होती है। कौन कौन सी, पहले इसको समझिएगा। प्रतिरक्षी अणु कैसा होता है, बाई के आकार। ये चित्र आपको दिख रहा होगा। प्रतिजन क्रिया स्थल होता है, प्रतिजन क्रिया स्थल यहाँ भी होता है। हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, भारी श्रृंखलाएं होती हैं, हल्की श्रृंखलाएं, ये हल्की हो गई, ये भारी श्रृंखलाएं हो गई, ठीक है। ये प्रतिरक्षी अणु बाई के आकार का होता है। हमारे शरीर में संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए प्रोटीन के सुरक्षात्मक अणुओं को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी अणु, प्रतिरक्षी अणु कहते हैं। प्रोटीन होती है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, IG इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, IG बोला जाता है। बाई के आकार की होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके कार्य क्या होंगे, देखो दो भाग होते हैं, एक होता है अस्थिर भाग होता है, एक स्थिर भाग होता है। मैं इसके बारे में चित्र के माध्यम से सिखाऊंगा। प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं, शरीर के बाहरी पदार्थों यानी प्रतिजन से हमें बचाते हैं। प्रतिरक्षी अणु शरीर में जो बाहरी पदार्थ वायरस, कोई विषाणु जीवाणु कोई प्रवेश कर रहा है हानिकारक, तो उससे हमें बचाते हैं, प्रतिजन से हमें बचाते हैं। दूसरी बात, प्रतिरक्षी अणु प्रतिजन के साथ मिलकर एंटीजन भी बना देते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन जटिल बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बाई चांस कोई प्रतिजन अगर आ भी गया है, बाहरी पदार्थ कोई आ गया है, तो उस क्या करते हैं, उसके साथ मिलकर एंटीबॉडीज बनाते हैं, सुरक्षात्मक आवरण बना देते हैं। ये जटिल मेहतर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में ले जाया जाता है और नष्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये रक्त कोशिकाओं में WBC में जाकर के वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। प्रतिरक्षी अणु कहाँ जुड़ जाते हैं, WBC में समाप्त जाते हैं और वहीं पे जो है समाप्त हो जाते हैं प्रतिरक्षी अणु, ठीक है। इसके दो प्रतिरक्षी अणु के बारे में आपको तो बताते हैं थोड़ा और। प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, प्रतिरक्षी अणु ये रहे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना बाई जैसी होती है, 4 इकाइयों से बना होता है। इकाइयों में 2 भारी पेप्टाइड भी होती हैं, हल्की पॉलीपेप्टाइड भी होती है। कैसी होती है, 2 भारी पॉलीपेप्टाइड होगी, बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे। देखो ये भारी क्या होता है प्रतिरक्षी अणु में, जरा एक बार देखिएगा। इसमें प्रतिरक्षी अणु में 2 भारी पॉलीपेप्टाइड होती हैं, ऐसे ऐसे करके और ऐसे 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 ऐसे। तो ये 2 भारी पॉलीपेप्टाइड हो गई, ये 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड हो गई, ठीक है। 4 संरचनाएं होती है, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला होती है, डाइसल्फाइड बंधु होता है, ठीक है। ये IG होता है,
इम्यूनोग्लोबिन कहलाता है। दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल को हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उद्गम स्थल जो होते हैं इनको हिंज कहा जाता है। दो भाग अस्थिर और स्थिर होता है। अस्थिर भाग को एफएफ भी कहते हैं या प्रतिजन से क्रिया करता है। स्थिर भाग को फेस एफसी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने बताया हुआ है और भारी श्रृंखला में प्रतिरक्षी अणु की जो भारी श्रृंखला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट रट लीजिएगा, ये पॉइंट रट लीजिएगा कि प्रतिरक्षी अणु की जो भारी श्रृंखला होती है, प्रतिरक्षी अणु की जो भारी श्रृंखला होती है उसमें 440 अमीनो अम्ल होते हैं और जो हल्की श्रृंखला होती है उसमें 220 अमीनो अम्ल होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भारी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं और हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आधार पर इसी के आधार पर इसका वर्ग भी तय किया जाता है। ये प्रतिरक्षी अणु होता है, आईजी होता है। देखो ये आपको सिखाते हैं, एक बार इसको समझ के चलिएगा, फिगर से आपको समझाते हैं। फिगर क्या इसका है, बहुत सुंदर सा फिगर होता है, सरल है, ये आपको बनाना भी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है इसका फिगर। देखिए प्रतिरक्षी अणु, ये इस टाइप का आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ध्यान समझ के चलिए, कोशिश करेंगे आपको सिखा दें। आप एक बाई के आकार का बना दें, खांचा जैसा। पहले आप क्या करेंगे, एक बाई बनाएंगे इस टाइप से, एक बाई जैसा आप बनाएंगे। सबसे पहले ये बाई आपको बनाना है। ठीक है, ये तो येलो कलर कर देना, ऐसे पेंसिल से सेट कर देना, कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे पेंसिल से आप सेट कर देना। ये इतना भाग अलग कर देना पूरा येलो कलर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सबसे बड़ी श्रृंखलाएं। एक ऐसी भारी श्रृंखलाएं, भारी श्रृंखलाओं में कितने होते हैं, 440 अमीनो अम्ल होते हैं। भारी श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, फिर ये इसके साथ साथ दो और श्रृंखलाएं लगा देना। इनमें यहाँ पे ऐसे दांत जैसे बना देना, इधर की ऐसे बना देना, यहाँ पे भी जो बनाइएगा इधर को दांत लगा देना, इधर को दांत लगा देना, ये वाले। ठीक है, ये दांत आपस में मैच कर देना इसके दांत। ठीक है, ये प्रतिरक्षी अणु हो गया। बीच बीच में वांडेशन इस टाइप के लगा देना। ठीक है, इनको जो, और ये दांत जो होती है इन्हीं को प्रतिजन क्रिया स्थल कहते हैं। क्या होते हैं, प्रतिजन क्रिया स्थल बना देना इस टाइप से। ठीक है, डब्लू जैसा बना देना, एक डब्लू यहाँ, एक डब्लू यहाँ, वैसे उधर उधर भी। ठीक है, कलर ध्यान रखना, अगर पेपर में आता है तो इसको कोशिश करना कलर चित्र बन जाए, नहीं तो पेन वगैरह तब भी डबल यूज़ कर लेना। ठीक है, एक पेंसिल एक पेन यूज़ कर लेना। ठीक है, ये हल्की श्रृंखलाएं हो गई साइड वाली, ये भारी श्रृंखलाएं हो गई, ये प्रतिजन क्रिया स्थल हो गए। ठीक है, यही होता है हमारा प्रतिरक्षी अणु, जो बहुत सरल है। ये डाइवोर्ट से ऐसे लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, ये प्रतिरक्षी अणु होता है। कोई प्रतिरक्षी अणु होता क्या है, तो विषाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वतः ही प्रतिरक्षी प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती है। इसी को हम आईजी कहते हैं, प्रतिरक्षी अणु कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इनमें बाई के आकार की होती हैं। इसमें क्या होता है कि 400 जो चार श्रृंखलाएं होती हैं, दो भारी होती, दो हल्की। भारी वाली जो होती हैं उन श्रृंखलाओं का आकार कितना होता है, भारी वाली श्रृंखला में 440 अमीनो अम्ल होते हैं, छोटी वाली श्रृंखलाओं में 420 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बायोगैस। बायोगैस संयंत्र पर टिप्पणी। बायोगैस संयंत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इस टॉपिक के लिए। हमें तो लग रहा है कि इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोगैस, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बस बायोगैस जरूर देख लीजिएगा, बायोगैस खास है। ठीक है, तो बायोगैस में क्या होता है, या छोड़ दीजिएगा इसको, हम अगले वीडियो में ही बात करेंगे, ज़्यादा हो गया है।